हाँ तो भाई पिछली बार हमने पढ़ा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से वहाँ पर ये आंदोलन चलता है। काफ़ी सारे लोग ब्रिटिश कोर्ट्स को बर्न आउट करते हैं, बॉयकॉट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बॉयकॉट के साथ-साथ जो लॉयर्स होते हैं वो कोर्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस खत्म कर देते हैं, स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस वगैरह छोड़ देते हैं और स्कूल्स छोड़ देते हैं, सेम काम टीचर्स भी करते हैं। तो मिला-जुला के सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। फिर कुछ कारण ऐसे भी आते हैं जिसकी वजह से जो टाउन्स के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, जो एनसीएम होता है, वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। वो कारण मैंने आपको वैसे ही बताया था जैसे कि खादी का कपड़ा काफ़ी महँगा पड़ता था, तो ब्रिटिश की जो फैक्ट्रीज़ के अंदर कपड़ा बनता था कॉटन मिल्स में, वो सस्ता पड़ता था, खादी महँगा है, तो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाए तो ब्रिटिश गुड्स की तरफ वापस चले गए। तो मतलब ऐसी बात नहीं है कि आंदोलन चला नहीं था, चला था, लेकिन धीरे-धीरे स्लो डाउन भी हो गया। चलिए इसका स्लो डाउन होने का कारण तो हमने देखा। अब मैंने तुम्हें बात बताई थी कि आगे हम समझेंगे कंट्री साइड मतलब गाँव देहात के इलाकों में कहानी की तरह चल रहा है। यहाँ पर एनसीएम चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, अब आगे बढ़ जाओ। ओके, ये कहाँ आ गए? गाँव में आ गए लगता है। अब बात ये क्या है भई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन गाँव में, ठीक है? ग्रामीण इलाकों में। गाँव देहात के इलाकों में क्या बात थी, क्या कारण था, वो सारी बातें समझते हैं। एक बार थोड़ा-सा माइंड मैप बना लेते हैं, चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो बात क्या होती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। पेन डिसाइड कर लेता हूँ पहले, अब स्क्रीन डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, तो बात क्या थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर बात करें, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो बात थी, उसे हम 4 से 5 हिस्सों में तोड़ दो। सबसे पहले अ, कह सकते हैं एग्रीकल्चर राइट्स कह लो। इस बात को लेकर लोग भड़के थे, बताऊंगा क्या-क्या बात थी। फिर उसके बाद नाई धोबी बंद, फिर आती है ओद किसान सभा, और फिर ट्राइबल कम्युनिटीज या इनका कंट्रीब्यूशन लिख देता है। तो इनका भी अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, वो बात हम देख लेते हैं जल्दी से। तो बात थी क्या कि ट्राइबल कम्युनिटीज भी अपनी कॉन्ट्री कर रहे थे। उनका भी सहयोग था, मैं बताऊंगा क्या सहयोग है। उसके ऊपर तो एक अच्छी मूवी भी बनी है, लेकिन हम इनकी बात करते हैं। भाई एग्रीकल्चर राइट्स का क्या मतलब है कि भाई वहां के जो किसान थे ना, पहली बात बेगार बात होती है, लेकिन बेगार से पहले और चीजें होती हैं कि ये बात मैंने तुम्हें अच्छे से बताई थी। उस समय पर देश की हालत काफी ज्यादा खराब थी, खासकर इकोनॉमिकली, है ना, फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी हमारी कंट्री। और जो ये किसान थे, खासकर पीसेंट्स, पीसेंट्स क्या होते हैं भाई कि पीसेंट्स जो होते हैं उनके पास अपनी जमीनें नहीं होती हैं, वो बड़े बड़े जमींदार, कौन, जमींदार या ताल्लुकदार, उनकी जमीनों पर खेती करते हैं और फिर उसी से अपना किराया भरते थे और अपना पेट पालते थे। अब बात क्या थी, एक तो ये बात है, फिर अंग्रेजों का रेवेन्यू, जो बात थी कि फाइनेंशियली स्ट्रगल होता जा रहा है कंट्री के अंदर, लेकिन अंग्रेज अपने टैक्सेस कम करने को राजी नहीं थे, वो अपना रेवेन्यू घटाने को राजी नहीं थे। वहीं दूसरे जमींदार और ताल्लुकदार किराया कम करने में को राजी नहीं थे, जबकि जो पीसेंट्स थे वो चाहते थे कि उनका किराया जो कि काफी महीनों का पेंडिंग हो गया उन्हें माफ कर दिया जाए, लेकिन ताल्लुकदार और जमींदार इस बात के लिए सहमत नहीं थे क्योंकि उन्हें भी पैसा ऊपर देना था। ओके, तो ये मिला जुला के बात चल रही थी। फिर बात आती है बेगार की। बेगार क्या है? बेगार का मतलब होता है बिना सैलरी, बिना पैसे दिए काम करवाना। पीसेंट्स बिना सैलरी, बिना कोई वेतन के काम कर रहे थे इन जमींदारों के खेत में, तो ये बात उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत दे रही थी। फिर इसके अगेंस्ट, बेगार के अगेंस्ट, हाई रेवेन्यू हाई टैक्सेस के अगेंस्ट ये लोग एक हो जाते हैं गांधी जी के नाम पर।
तो वहां से नए धोबी बंद का कंसेप्ट आता है। फिर उसके बाद ओध किसान सभा बनती है। ओध किसान सभा बाबा रामचंद्र, कौन है ये मैं आपको बताऊंगा, और जवाहरलाल नेहरू ये किसान सभा बनाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हर गांव में ये सेम प्रॉब्लम चल रही है भाई, तो एक करके हम ब्रिटिश के खिलाफ उतार देते हैं सबको, सही रहेगा। और फिर उसके बाद ट्राइबल कंट्रीब्यूशन। अब आ जाओ वापिस, चलिए भाई अब हम आ गए वापिस। सही है यार, बड़ा सही लग रहा है, बस चलना आगे, ठीक है चल गए आगे। अब पीसेंट्स मूवमेंट इन अवध, शुरुआत कहाँ से हुई? अवध में। अवध में कौन किसने शुरुआत करी भाई? बाबा रामचंद्र ने। किस बात को लेकर? पहली बात हाई रेंट्स लिखा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास ना नियॉन कलर का हाइलाइटर काफी ज्यादा फेमस है, तो हम उसी से सबसे पहले हाई रेंट्स, इलीगल टैक्सेस। इलीगल मतलब क्या होता है? इलीगल का मतलब ये होता है कि टैक्स क्यों लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, जिसका कुछ अता पता नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात बेगार, मैंने बताया ना बिना सैलरी के जो काम करवाते थे वो इम्पोज करते थे कौन? लैंडलॉर्ड्स, जमींदार जो होते थे बड़े बड़े, ये लोग फोर्स करते थे कि भी बिना सैलरी के काम करो। एक ना बहुत फेमस सीरियल आया था, धारावाहिक कलर्स टीवी पर, उड़ान, है ना। मतलब पूरी वीडियो में ना बहुत सारी मूवीज और सीरियल का प्रमोशन भी हो रहा है। तो एक सीरियल आया था, सीरियल का नाम था उड़ान। क्या नाम था? उड़ान, पता नहीं कैसे लिखे। तो जो सीरियल था ना उसके अंदर वो पूरा सीरियल ही कंसेप्ट ही उसका बंधुआ मजदूरी पर है, बेगार पर है। इसमें क्या होता है कि लोगों को जबरदस्ती उनके ऊपर हाथ पर स्टैंप लगा दी जाती थी और बस जीवन भर जमींदारों के घर पे नौकरी करते रहते, उनके खेतों में मजदूरी करते, जीवन भर करते रहते। तो पूरा जो सीरियल है ना वैसी के कंसेप्ट पर है, कभी निकाल के देखना वो सीरियल भी, ठीक है। ये भी होमवर्क है तुम्हारा, ये सीरियल देख के आना, बढ़िया। कुछ एपिसोड देख लोगे तो मैं समझ में आ जाएगा कि बेगार केवल सुनने में ही भारी भरकम नहीं है, असल में बहुत ही बड़ी समस्या थी उस समय पर। बेगार, बंधुआ मजदूरी जो कहो, ठीक है, जितना कहो कम है। अब बात आगे बढ़ते हैं। हाँ, दे डिमांडेड, क्या डिमांड किया इन लोगों ने? रिडक्शन ऑफ लैंड रेंट, मैंने बताया था कि जमीन पर जो भूमि पर जो किराया लिया जा रहा है उसे थोड़ा कम किया जाए, बेगार खत्म किया जाए, ओके। और सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, की जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है मतलब ये जो अत्याचार कर रहे हैं उनका सोशली बॉयकॉट कर दिया जाए। और इसलिए बॉयकॉट किया जा सके उनको, एक तरीके से उनको कंट्रोल में किया जा सके, नाई धोबी बंद बना था। नए धोबी बंद का मतलब ये है कि जो उस गांव में नाई थे और जो उस गांव में धोबी थे उन्होंने अंग्रेजों के ये जो जमींदार थे जो अत्याचार करते इनके कपड़े धोना और बाल काटना बंद कर दिया था कि हम नहीं काटेंगे। तो ये बहिष्कार ही हो गया, तो ये बात हुई। फिर उसके बाद आगे चल के यही मूवमेंट निर्माण करता है ओध किसान सभा का। ओध किसान सभा में क्या था भाई? थाउजेंड्स ऑफ पीसेंट्स थे, सैकड़ों, हजारों, लाखों मजदूर किसान थे जो एक हुए और डिमांड करा इन्हीं डिमांड्स, ओके। मीटिंग्स होती थी और इन डिमांड्स की बात करते थे, क्योंकि ये जो डिमांड्स हो रही है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की वजह से हो रही थी। तो सीधी सीधी लड़ाई इनकी डायरेक्ट तो ब्रिटिश से नहीं थी मगर लैंडलॉर्ड्स के थ्रू ब्रिटिश से ही थी। अब आगे बढ़ते हैं। अरे अब जितना पता है समझ में आया ना, अच्छी बात आने भी चाहिए। अब हम बात आगे बढ़ाएंगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। अब आगे बढ़ो। ओध किसान सभा, अब डिटेल में थोड़ा समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ कि बाबा रामचंद्र जो थे वो एक अबे क्या ये पेन लेता पहले, एक इंडिबेंचर वर्कर थे, इंडिबेंचर लेबर थे अपने टाइम पर। कहां पर? फिजी में, फिजी एक जगह है। अभी इंडिबेंचर लेबर क्या होता है मैं बताता हूँ कि जो ब्रिटिश थे ना यार, ये गांव से, शहर से, छोटे छोटे इलाकों से लोगों को उठाते थे और मजदूरी के नाम पर कैरेबियन आइलैंड्स पता नहीं कहाँ ले जाते थे, सुनसान टापुओं पर, और वहां पर इनसे मजदूरी करवाते थे, काम करवाते थे, फार्मिंग करवाते थे, ठीक है। पहले तो बहका के ले जाते थे कि भाई तुमको नौकरी मिलेगी, तुमको पैसा मिलेगा, और वहां जाते थे और जाने के बाद
इनको वापस आने नहीं देते थे। बाबा रामचंद्र वहां से जैसे तैसे करके निकल आए थे और फिर यहाँ पर इन्होंने ये प्रोटेस्ट, ये मूवमेंट शुरू करे। ओके, ये बात ध्यान रखना, ये तुम्हारे बुक में भी गिवन है, इसलिए मैंने बताई। अब आगे समझो, आगे क्या समझो, ओध किसान सभा। दी ओध किसान सभा वॉज पीसेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया किसानों का एक संघ था, किसानों की एक संस्था थी, फॉर्म्ड इन 1920। कब बनी? 1920 में। ठीक है, वो प्रेत वाली पिक्चर नहीं देखिए 1920 आप लोगों ने, वो मत देखना, ऐसा मूवी सही है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी मूवीज बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में भी हेल्प करे, तुम्हारे टॉपिक्स भी क्लियर कर दे। ठीक है, कहाँ था अवध, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, अच्छे से पता है। अब किसको प्रोटेक्ट करना था भाई? फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, कि उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना था। ठीक है, एंड फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स अंडर ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिशर्स तो हम पर जुल्म कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये तो जमींदार हैं, ये भी जो पीसेंट्स हैं, जो मजदूर हैं, उन पर अत्याचार लगातार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंडर ये लोग भी लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। मेन डिमांड क्या थी वही बताया मैंने, तुम्हें बता दिया पिछली बार भी। अब आगे बढ़ जाओ। अब देखो, स्क्रीनशॉट लेते रहो यार, ठीक है, वैसे नोट्स भेज दूंगा मैं, बट फिर भी अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंस क्यों थी और क्या इफेक्ट पड़ा ओध किसान सभा का। सबसे पहले बहुत सारे पीसेंट्स हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक हो गए और फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दिया, पहली बात। दूसरी तरफ क्या था कि भाई जब लोगों ने ये देखा तो कॉलोनियल मूवमेंट, ये कॉलोनियल रूल के खिलाफ ये सारे के सारे खड़े हो गए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब चिंता सताने लगी थी। तो ओध किसान सभा से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये इफेक्ट, ये फायदा हमको मिला कि इंपॉर्टेंस तो इसकी बहुत थी, क्योंकि इसने सभी किसानों को एक कर दिया था, जो अभी तक केवल स्ट्रगल कर रहे थे, जो केवल अभी अत्याचार सह रहे थे, अब वो जमींदारों के खिलाफ खड़े हैं और ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हैं। अब आगे बढ़ जाओ। अब बात आती है ट्राइबल कम्युनिटी की। ये तो और खतरनाक कम्युनिटी, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा था, बट हाँ मैं तुम्हें एक बात ऐसी बता देता हूँ कि गांव में, देहात इलाकों में हुआ गया कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, वो तो चोरा चोरी की घटना है, वो मैं आगे बताऊंगा, बट एक चीज ये भी हुई थी कि गाँव के अंदर, ये जो गाँव देहात के इलाके थे, यहाँ पर ये जो किसान थे, मजदूर किसान, ये भी धीरे धीरे अहिंसा 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 करते करते, इन्होंने बताया, मैंने बताया होगा कि भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लोग, रैलीज वगैरह भी निकाल रहे थे, ठीक है, काम नहीं कर रहे थे, तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब बात क्या थी, ये रैलीज वगैरह निकालते थे, अपने आप भी एक हिंसा में बदल गई वो धीरे धीरे। इन्होंने बाजार लूटने शुरू कर दिए, जो मजदूर किसान थे ना, जो ये जिनके अधिकारों की हम बात कर रहे थे, इन्होंने बाजारों को लूटपाट करना शुरू कर दिया, इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। ये इतने किल से थे, इन्होंने जमींदारों के घर में घुस के उसमें आग लगा दी। अब समस्या ये हुई कि पहली बात तो चलो, ये जो प्रोटेस्ट था ये नॉन वायलेंट तरीके से होना चाहिए था, अहिंसक रूप से होना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं। और दूसरी तरफ ये और कहते थे गांधी जी ने बोला ऐसा करने को, कि क्योंकि ये सब कुछ गांधी जी के नाम पर कर रहे थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हो जिन्होंने और किसान सभा बनाई थी, ठीक है, गांधी जी के नाम से आगे बढ़ रहे थे, तो जो भी चीज होती थी उनमें गांधी जी घुस जाते थे कि भाई अभी तक तो जब तक अहिंसा की बात थी तब तक तो गांधी जी थे, लेकिन जब हिंसा की बात हो रही तो भी गांधी जी को घुसा रहे हैं। तो सीन ये बात होने लगी थी कि लूटपाट करते थे, घरों में घुस जाते थे, ठीक है, घर में घुसने लगे थे, मारपीट होने लगी थी, वायलेंस हो गया था, है ना, हिंसा जग गई थी। और इनसे बोले कि क्यों कर रहे हो, ये गांधी जी ने किया है, गांधी जी ने कहा ही, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, चलो भाई। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बात अहिंसा की थी, लेकिन ये चीज हमें देखने को मिली। और जब ये बहुत ज्यादा हद से ज्यादा गुजर गए, जब एक बहुत बड़ी घटना हुई जो कि होनी नहीं चाहिए थी, तो गांधी जी ने ये मूवमेंट विड्रॉ कर लिया। वो घटना क्या थी वो हम देखेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी, ये और खतरनाक है। वो अहिंसा की बात कर रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे हिंसा हुई, वो अलग बात। अब बात क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटी, इनके साथ भी चीजें गलत करी थी, अंग्रेजों ने किसी को नहीं छोड़ रखा था, किसी को भी, ठीक है, ये सबकी नजर में विलन थे, मैं सच बता, वैसे थे भी, हैं भी, आज भी हैं, ये आज भी नहीं बदले यार, किस दिन बताऊंगा, इनकी तारीफ अच्छे से करेंगे, बट आज नहीं। ध्यान दो, ट्राइबल मूवमेंट इन गुडन हिल्स, कहा, गुडन हिल्स कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हुआ क्या था कि पहली बात, ये नाम याद रखना,
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लॉज लगा दिए थे, जिसके चलते ये जो लोग जंगल में रहते थे रह नहीं पा रहे थे। ओके, खाना बनाने के लिए फ्यूल वुड्स इकट्ठे नहीं कर पा रहे थे, और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इन्होंने जो फॉरेस्ट लॉज लगाए ना, इन्होंने ना केवल हमारे जंगलों पर हाथ साफ किया है, बल्कि इन्होंने हमारी संस्कृति, ठीक है, हमारे विचार और हमारे सिद्धांतों को भी चोट पहुंचाई है, क्योंकि इनके अपने कानून थे, जो आदिवासी थे, इनके अपने भगवान थे। ओके, इनकी अपनी संस्कृति, इनका अपना कल्चर था, रहने सहने का तरीका अपना था। बट जैसे ही ये फॉरेस्ट लॉज लगे तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। पहला, ये लोग जंगलों में अपने जानवर चराते थे, वो चराना बंद कर दिया, ये नहीं चरा सकते। ठीक है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था, मतलब झूम खेती अगर तुमने सुनी हो, मैं ऐसे बताता हूँ कि एक जमीन होती है, वहां पर खेती करता था, वहां खाया, फिर अगली जमीन पर खेती करने चले गए। आदिवासी ऐसे ही करते थे, बट ये करना बंद हो गया। किसकी वजह से? फॉरेस्ट लॉज की वजह से, कि ये नहीं कर सकते, तो ये भी खत्म कर दिया। स्टॉप देम फ्रॉम कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि जंगल में जो भी उगता है आदिवासी, ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, जो जनजाति है हमारी, वो उसे इकट्ठा नहीं कर सकते। और इस बात की वजह से, इसकी वजह से, अगर तुम 9th में पेस्टोरलिस्ट चरवाहों का जो चैप्टर अगर पढ़ा हो तो तुम्हारे समझ में आएगा कि मिलियंस ऑफ एनिमल्स थे जो इन फॉरेस्ट लॉज की वजह से मारे गए थे, क्योंकि चरने उन्हें दिया नहीं जाता था, और अगर चराने की बात भी करते थे तो ब्रिटिश उनसे मोटा पैसा खींचता था। तो ये सारी चीजें होने लगी थी। तो ट्राइबल पीपल जो थे वो इस बात से भड़क गए थे कि इन्होंने ना केवल हमारी जिंदगी खराब करी, बल्कि हमारे जानवरों की भी जिंदगी खराब करती, क्योंकि अब हम खिलाएंगे कहाँ से। तो ये सारी बातें हो रही थी, और फिर ट्राइबल मूवमेंट शुरू होता है। और ट्राइबल मूवमेंट भैया ये अहिंसावादी नहीं थे भैया, ये हिंसक थे पूरे पूरे। उस समय का एक बहुत ही फेमस गोरिल्ला गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हुआ। शुरू क्या हुआ? गोरिल्ला वॉरफेयर हमें अच्छे से पता है। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप हो या शिवाजी महाराज हो, उन्होंने ये इन्वेंट किया था, तो उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने भी काम शुरू करा। अब हुआ क्या था, ध्यान देना, कि गोरिल्ला वॉरफेयर के चलते ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पुलिस पर हावी होने लगे, और इन्होंने यहाँ से मूवमेंट शुरू किया। ऐसी बात नहीं कि ये गांधीवादी विचारों से सहमत नहीं थे, सहमत थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं वायलेंस को भी सपोर्ट करते थे, कि भाई वायलेंस मतलब ये नहीं कि आग लगा दो, दंगे भड़का दो, नहीं, फोर्स को, ठीक है, कि अगर मारपीट की जरूरत पड़ रही है तो मारपीट करी जाए। ठीक है, हम ब्रिटिश के गोलियां खाने के लिए नहीं बने। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस समय पर हो रही थी। अब बात आगे बढ़ो। अब मैंने तुम्हें बोला था कि इनका नाम जरा याद रखना। पूरे मूवमेंट को लीड ये कर रहे थे, और ये ट्राइबल कम्युनिटी के सबसे बड़े हीरो हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक मूवी बनी है। ये सीन अगर तुम्हें पता हो कौन सी मूवी का है, बताओ हमें कौन सी मूवी का है भाई, हमें अच्छे से पता है। ये जो मूवी थी है RRR, RRR। तो जो रामचरण जिनका रोल प्ले कर रहे थे वो अल्लूरी सीताराम राजू ही हैं। अब बोलोगे मेरे को कैसे पता है? यार हम पढ़ते हैं, हमें पता है, क्योंकि अगर तुमने थोड़ा ध्यान दिया हो ना, और अगर नहीं ध्यान दिया हो तो इस मूवी को फिर से देख लेना। अब तुम्हारे पास दो चीजें हो गई देखने की, एक आपको उड़ान देखना है और एक आपको RRR देखनी है। देखी है तो अच्छी बात है। तो इस बात को तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग इनको राम बुलाते थे और कुछ लोग इनको राजू बुलाते थे। इनके जो तुम मूवी में देख रहे हैं, इनके एक चाचा है, तो उस मूवी के अंदर इनको राजू प्रोनाउंस कर रहे थे, क्योंकि इनका नाम ही था अल्लूरी सीताराम राजू। और अल्लूरी सीताराम राजू हैं कौन भाई? अपने ट्राइबल कम्युनिटी के बहुत ही बेहतरीन फ्रीडम फाइटर थे, और असल में फाइटर भी थे। राजू इंस्पायर्ड द ट्राइबल्स टू रेजिस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश को रेजिस्ट करने के लिए इंस्पायर किया। दूसरी तरफ इन्होंने वायलेंस का भी सहारा लिया, और पुलिस वालों पर टूट पड़े, खूब पीटा, खूब मारा ढंग से। उसके बाद 1924 में ये कैप्चर हो जाते हैं, इनको कैद कर लिया जाता है, इनको टॉर्चर किया जाता है, और फिर उसके बाद इनको 1924 में ही इनको सजाए मौत, मतलब इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन एग्जीक्यूट तो कर दिया, मगर ये बात ब्रिटिश को समझ में आनी चाहिए कि तब तक वो एक बहुत बड़े हीरो बन चुके थे, और फिर ट्राइबल कम्युनिटी ने एक से एक हमें फ्रीडम फाइटर दिए, फिर ब्रिटिश को उठा के हमने फिर से फेंक दिया। तो फेंका फांके तो चलती रहती है। आगे बढ़िए। नामुमकिन काम हम भारतीय नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब बात आती है प्लांटेशन की। अब प्लांटेशन में क्या है, ध्यान से सुनना। असम की बात करते हैं। ओके,
प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। इधर भी एनसीएम चल रहा था, चलेगा मतलब अभी चलाएंगे तो चलेगा। एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इधर क्या बात थी, इधर एक एक्ट लगा हुआ था। ये तो गंदा कर दिया मैंने, रुक जाओ मैं रेज करता हूँ। टेक्नोलॉजी हो तो क्या नहीं हो सकता। चलो हाइलाइटर ब्लू कलर का करते हैं। अब प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, ठीक है। असम में हमें पता है असम किस बात के लिए फेमस है भाई, प्लांटेशन के लिए फेमस है। प्लांटेशन किसका भाई, चाय के बागान होते हैं वहां पर। अब था बात क्या वहां पर, क्या हो रहा है हिंदी को, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब इस एक्ट के चलते क्या था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, पहली बात तो उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी, वर्किंग कंडीशन जहां पर वो काम करते थे। दूसरी तरफ बिना परमिशन के वो घर वापस नहीं जा सकते थे। वो प्लांटेशन उसी बगान में रहते थे, वही काम करते रहते थे। 12 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये चीजें चलती है। तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में भी ना कानून है कि कोई भी अगर एक सेक्टर है जहाँ पर लोग जॉब करते हैं ना, वो सेक्टर का नाम भी नहीं याद आ रहा, प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, वैसे कुछ और बोलते हो ना, तो वहां पर भी अगर कोई आपसे 8 घंटे से ज्यादा काम करवाता है ना, 9वां घंटा चला दिए, 10वां घंटा चला दिए, तो उसे उस ओवर टाइम के पैसे देने होंगे। कोई आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। बट यहाँ पर इनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था कि 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम ही करवाते रहते थे, बगान में ही बैठाए रखते थे, ठीक है। तो बात क्या हो जाती थी कि प्लांटेशन वर्कर्स इस बात से बहुत दुखी थे कि हम आ तो जाते हैं बगान के अंदर, जाएंगे अब इनकी मर्जी से, क्यों, क्योंकि ये एक्ट लगा हुआ है। लेकिन जब इन्हें पता चला कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, कि गांधी जी ने बोल दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, छोड़ दो सब कुछ, तो इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे इन्होंने छोड़ा, अब हुआ क्या, इन्होंने प्लांटेशंस आई मीन जो बगान थे उनको छोड़कर जाना शुरू कर दिया, और कूद कर भाग गए कि निकलो यहाँ से। तो मिला जुला के बात ये थी कि फिर उसके बाद जो बगान में जो काम करते थे, जो प्लांटेशन वर्कर थे, ठीक है, उनके दिमाग में आ रहा था कि अब धीरे धीरे गांधी राज आने वाला है, ठीक है, स्वदेशी राज आने वाला है, स्वराज आने वाला है, सॉरी, तो स्वराज आने वाला। तो इस बात को लेकर बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर्स ने वो बगान छोड़ दिया, और इनके अंदर हिम्मत आ गई कि हाँ ठीक है, ब्रिटिश इसको मारो गोली, बाहर निकलो पहले यहाँ से, क्योंकि अगर हम अपने लिए नहीं लड़ पाए तो किसके लिए लड़ेंगे फिर। और फिर उसके बाद ये लोग कूद के भाग तो गए, लेकिन ब्रिटिश के हाथ लग भी गए, कुछ लोग लगे थे, तो ब्रिटिश ने बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ उन्हें मारा पीटा था। लेकिन एक बात कह सकते हो कि यहाँ से एक चिंगारी भड़क गई थी कि अब ब्रिटिश का कोई भी जुल्म या अत्याचार अपने को नहीं सहना है। तो यहाँ पर बात आ गई थी। Okay. During the non-cooperation movement, workers believed that गांधी राज would bring them freedom, कि यही इन्हें आजाद कराएंगे। तो गांधी जी की बात मानकर सभी बगान छोड़कर निकल गए। ओके, अब आगे बढ़ा दो। ये क्या है, ये है चोरा चोरी 1922। चोरा चोरी एक जगह का नाम है जो है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, हमें पता होनी चाहिए। पहले मैं हट जाता हूँ, पहले तुम पिक्चर देख लो, फोटो देखो, ठीक है। अब हुआ क्या था भाई, यहाँ पे मैं बताता हूँ, इधर हुआ ये था कि जो लोग थे, ठीक है, पहले बता देता हूँ, ऐसे बताता हूँ कि भाई जो लोग थे ना, वो शांतिपूर्ण तरीके से, नॉन वायलेंटली, बिल्कुल आराम से, पीसफुल तरीके से अपनी रैलीज निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, सीधी सीधी बात है। अब होता क्या है कि इनकी रैली निकलती है पुलिस स्टेशन के आगे निकलती है, और वहां पर कुछ शराब की दुकानें भी थी जिसको ये बंद कराने की कोशिश कर रहे थे यही लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, गांधी जी की तरफ से। अब होता क्या है कि ये जो पुलिस वाले हैं इन पर लाठीचार्ज कर देते हैं, और जो लोग पीसफुली आराम से ठंडे दिमाग से अपना काम कर रहे थे वो भड़क जाता है। जैसे ही इन पर लाठियां चलती, ये लोग पहले से ही गुस्से में थे, और फिर जब गुस्से में थे तो जो लोग थे, जो ये प्रदर्शन कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया एक लाइन से, और पीटते पीटते संख्या इन्होंने 22 कर दी। 22 पुलिस वाले मारे गए। और फिर उसके बाद गांधी जी को जब ये बात पता चली कि ये इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया, किसको पीट दिया, पुलिस वालों को पीट दिया, पुलिस स्टेशन में इन्होंने आग लगा दी, और उसके अंदर 22 पुलिस वाले मारे गए। और फिर उसके बाद गांधी जी ने बोला कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ। अरे बाप रे, ये थोड़ी करना होती है, तो आउट ऑफ सिलेबस बात हो गई। पुलिस वालों की भी गलती, पुलिस वालों की ही गलती थी, लाठीचार्ज उन्होंने करा था, लेकिन गांधी जी जानते थे कि अब मामला खराब हो सकता है, तो फिर उन्होंने एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया कि वापस कर लो,
अभी कुछ दिन रुक जाओ। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, और क्या था। अब इंपॉर्टेंट क्यों है इसे पढ़ना भाई, पहली बात समझो, गांधी जी बिलीव करते थे जो फ्रीडम स्ट्रगल होगा वो नॉन वायलेंट तरीके से होगा, है ना, नॉन वायलेंट तरीके से होगा। दूसरी तरफ जब ये वायलेंस हुआ चौरी चौरा का, उन्हें ये बात पता चल गया था कि लोग अभी भी तैयार नहीं है नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए, क्योंकि ये बार बार हिंसा की तरफ चले जाते हैं, बार बार मारपीट पर उतर आते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमें अच्छे से पता है, मैंने बताया। अब हुआ क्या कि फेब 1922 में 5 फरवरी का दिन था, 5 फरवरी 1922 में इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। बट चला अच्छा था यार, अच्छा चला था 1920 से 22 तक, 2 साल में इन्होंने देश हिला के रख दिया था। लेकिन फिर तो बात हमें भी पता है, ये चीजें हुई। खैर, समझ में आई इतनी बात, ओवर। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझ में आया, नहीं आया हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे इसके बाद की कहानी। तब तक मैंने जो होमवर्क दिया है वो करो। होमवर्क क्या है, मैंने आपको कुछ मूवीज बताई है, वो ध्यान से देखो। केसरी 2 देखना, मैंने तुम्हें बताया था। RRR देखो, उड़ान देखो, सरदार उधम देखो, और भी हैं, बताते रहेंगे तुम्हें, ठीक है। क्योंकि ये खाली यार चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास है हमारा। अगर हम ये नहीं समझे ना तो फिर हमने कुछ नहीं समझा, तो ध्यान दो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आ जाएं, ठीक है। दोस्ती निभाइए अपनी। तब तक के लिए ध्यान रखो और पढ़ते रहो।